तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया तक बता दिया था, जो कि कोशिका का एक भाग है। तो कोशिका का जो भी भाग था माइटोकॉन्ड्रिया से पहले, वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो भी कोशिका के अंदर भाग निहित है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है एक दोहरी झिल्ली कोशिकाओं के अंतर्गत लवक। तो लवक से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है कि इसके और भी जितने भाग हैं उसको हम एक एक सीरीज से देखते जाएंगे। तो देखिए कि लवक क्या है। तो हम यहाँ पर इसका हेडिंग रहेगा कोशिका का भाग, कोशिका का भाग। ठीक, तो हम देखिए लवक के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज होता है। तो लवक सिर्फ और सिर्फ जो है कि पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खुद का डीएनए और जीन पाया जाता है, जिन्हें कॉन्ड्रोजीन कहते हैं। उसी तरह से लवक के अंदर जो है खुद का डीएनए एवं जीन पाया जाता है, जिसे हम प्लास्टोजीन कहते हैं। एकदम एक बार जो है कि लवक के बारे में एकदम सिलसिले ढंग से आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हमें एक बार लिख लिख कर एकदम अच्छे से बारीक ढंग से समझाएंगे। तो लवक के बारे में मैंने बताया कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह जो है कि इसमें स्वयं का डीएनए एवं जीन पाया जाता है, जिसे प्लास्टोजीन कहते हैं। लवक जो है तीन प्रकार का होता है। एक हरित लवक जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, एक बर्नी लवक जिन्हें क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, एक होता है अबर्नी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। तो हरित लवक का मुख्य कार्य यह है पादप कोशिका में कि यह जो है कि पेड़ पौधों के लिए खाना बनाने का कार्य करता है, अर्थात ये किचन वाला काम पेड़ पौधे में अगर कोई करता है तो वो जो है हरित लवक है। तो हरित लवक को जो है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। और हरित लवक का जो है कि रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक, तो इसको बोला जाता है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, फिर किसके कारण, तो मैग्नीशियम के कारण। तो हरित लवक का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल का भी हरा रंग होता है मैग्नीशियम के कारण। 2 नंबर पर आता है बर्नी लवक। तो बर्नी लवक में जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि पेड़ पौधे में जो विभिन्न रंग होते हैं या फिर फल का जो फ्रूट्स का रंग आप देखते हैं, वो बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में हम यहाँ पर कुछ देखेंगे, उसको हम लेकर एक एक करके समझाएंगे। यहाँ पर आप लोग सिर्फ सुनिए और ध्यान दीजिए। बर्नी लवक पेड़ पौधों के विभिन्न रंग प्रदान करता है, जिसमें कुछ बर्नी लवक का नाम हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि जेनियोफिल जो होता है, उसके कारण पेड़ पौधे या फिर फल का रंग पीला होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर जैसा लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर जैसा लाल होता है। बिटरनीन के कारण चुकंदर जैसा लाल होता है। कैप्सेमीन के कारण लाल मिर्च का रंग लाल होता है। कैरिका जैथरामीन के कारण पपीते का जो पीला रंग होता है, कैरिका जैथरामीन के कारण होता है। कैरिटोनाइड जो होता है बेल का पीला रंग। राइबोफ्लोविन सेब का लाल रंग। एंथोसाइनिन जो होता है बैगनी या जामुनी रंग पेड़ पौधे को प्रदान करता है। और सोलेनिन के कारण जो है आलू में कभी कभी आप देखते होंगे कि हरा रंग कुछ भाग होता है, वो सोलेनिन के कारण होता है। तो इतना हम आप लोग को बोल दिए हैं, उसको बोर्ड पर लिख करके एक एक को बारीकी ढंग से हम समझा भी देंगे। उसके बाद तीसरा हमने बताया ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अबर्नी लवक बोला जाता है। तो अबर्नी लवक का मुख्य कार्य यह है कि यह जो है कि भोज्य पदार्थ जो खाना बनाया गया है उसका संग्रहण करता है, मतलब उसको जो है कि स्टोर करता है। ठीक, तो ये भी जो होता है अबर्नी लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमिलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का संग्रहण करता है, आलू और चावल में स्टार्च की मात्रा होती है। दूसरा मैंने बताया प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संग्रह करता है, दाल प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद एक होता है एलियोप्लास्ट जो कि वसा का संग्रहण करता है, जो कि तेल में वसा की मात्रा होती है। तो इसको लवक को जो है कि एक सिलसिले ढंग से देख लीजिए क्या है लवक। तो लवक में हमने क्या बताया कि यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसके बारे में हमने क्या बताया कि इसका खुद का डीएनए एवं जीन होता है, इसका खुद का डीएनए एवं जीन होता है, जिसे प्लास्टोजीन कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का क्या होता है लवक। लवक जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में मैंने बताया कि एक होता है हरित लवक, अबर्नी लवक, हरित लवक, बर्नी लवक और अबर्नी लवक। हरित लवक, बर्नी लवक और अबर्नी लवक। ठीक, हरित लवक को जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट का ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसको क्रोमोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, अब इसका हम जो एक एक करके विवरण देखते हैं क्या है, देख लीजिए एक बार। सिर्फ पादप कोशिका में खुद का डीएनए एवं जीन, जिन्हें कि प्लास्टोजीन कहा जाता है, 3 प्रकार का: हरित लवक, बर्नी लवक, अबर्नी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि कम समय में अच्छा चीज हमको जानना है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बताया कि यह जो है पेड़ पौधे में खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करता है। इसलिए इसे जो है के बीच में जो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर। क्लोरोफिल का रंग हरा, हरित लवक का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल का हरा रंग जो है कि मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम के कारण होता है। इसका हरा रंग जो है कि मैग्नीशियम के कारण होता है। तो इसमें हमको इतना ही जानना है। उसके बाद हम देखते हैं बर्नी लवक क्या है। एक यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। बर्नी लवक, क्रोमोप्लास्ट, यह पेड़ पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। अब कुछ जो है कि बर्नी लवक को हम इधर लिखते हैं, उसके बाद इधर जो है कि रंग हम लिखते हैं। ठीक, तो पहले मैंने बताया जेनियोफिल पीला रंग, लाइकोपीन टमाटर जैसा लाल, कैरोटीन गाजर जैसा लाल। तो देखिए पहला जेनियोफिल के कारण हमने क्या बताया? तो जेनियोफिल के कारण जो है कि पीला रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों को, पीला रंग। उसके बाद 2 नंबर पर मैंने बताया लाइकोपीन टमाटर जैसा लाल, लाइकोपीन टमाटर जैसा लाल। उसके बाद हमने बताया कैरोटीन जो है कि गाजर का लाल रंग, उसके बाद मैंने बताया था बिटर नीम चुकंदर जैसा लाल, चुकंदर जैसा लाल। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मिटाकर लिखते हैं। उसके बाद कैप्सेमिन लाल मिर्च, कैरिका जेथामिन पपीते का पीला रंग, यहाँ पर मिटाते हैं इसको। कुछ आप लोग देख लीजिए, बिटरनीन के कारण चुकंदर जैसा लाल, कैप्सेमिन मिर्च का लाल रंग, सोलेनिन आलू का हरा भाग सोलेनिन के कारण होता है। उसके बाद हमने बताया कैरिका जेथरामिन, कैरिटोनाइड, ये सब कैरिका जेथरामिन के कारण क्या हम बताए थे? कैरिका जेथरा पपीते का पीला रंग,
इतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आप लोग देखिए। मैंने एक एक करके लिख दिया था। जेनियोफिल पीला रंग, लाइकोपिन टमाटर जैसा लाल, कैरोटीन गाजर जैसा लाल, विटामिन चुकंदर जैसा लाल, कैप्सेमिन लाल मिर्च, कैरिका जैंथामिन पपीते का पीला रंग, कैरिटोनाइट बेल का पीला रंग। उसके बाद सोलेनिन के बारे में मैंने ओवरऑल बताया कि आलू में हरा रंग। उसके बाद अवर्णी लवक के बारे में आप लोग देखिए। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया कि यह पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। पेड़ पौधे जो खाना बना लिया उसको जो है कि ये एब्जॉर्ब करता है। और ये 3 प्रकार का होता है, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। 3 प्रकार का होता है, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एक हमने बताया ओवरऑल कि एलियोप्लास्ट। ठीक। अब एमिलोप्लास्ट जो है इसमें हमने बताया कि स्टार्च का संग्रहण। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि चावल में होता है, चावल में और आलू में शायद, हाँ आलू, चावल और आलू। ठीक। अब प्रोटीनोप्लास्ट जो है कि प्रोटीन का संग्रहण, इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था दाल, इसका उत्तम स्रोत है। उसके बाद एलियोप्लास्ट जो है कि ये जो वसा का संग्रहण करता है, वसा का संग्रहण इसमें एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि तेलीय पदार्थ जो भी रहेगा उस तेल में वसा का या तिलहन इसको लिख सकते हैं, तेल ही रहने दीजिए। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका का अगला भाग अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज होता है? यह कोशिका को, हम उसका फिगर इसके पहले क्लास में बताए थे कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कि कोशिका को ऊपर तक जाती है, ऊपर से भी और नीचे से भी जोड़े हुए रहती है। इसलिए यह कोशिका को अंदर से आकार एवं केंद्रक को जो है कि बीच वाला केंद्रक जो होता है उसको आधार प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। कोशिका का बाह्य कंकाल अगर जो पूछा है, पहले क्लास में ही मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति को बोला जाता है कोशिका का बाह्य कंकाल, और कोशिका का अंतःकंकाल अंतःप्रद्रवी जालिका को बोला जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खुरदरे अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होता है सपाट या चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका को जो है इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। ठीक। अब आगे देखिए कि खुरदरे अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है और सपाट चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है। तो खुरदरे अंतःप्रद्रवी जालिका उसको बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम की मात्रा पाई जाती है, इतना ध्यान रखिए। और सपाट या चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका उसको बोला जाता है जिसके ऊपर राइबोसोम की मात्रा नहीं होती है। राइबोसोम क्या है उसको हम इसके आगे ही जस्ट बताएंगे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आप लोग देखिए, इसको आप लोग देखे होंगे, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका हम बताएं कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है वो क्या होता है कि कोशिका के अंदर आकार एवं केंद्रक को आधार प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का इसे अंतःकंकाल कहा जाता है। कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। ठीक। 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा हमने बताया सपाट या चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक। खुरदरा रफ इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम और सपाट स्मूथ इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका वैसे अंतःप्रद्रवी जालिका को बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जिसके ऊपर राइबोसोम हो और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, यह चिकना होता है, यह चिकना होता है। ठीक। इसके बारे में हमको इतना ही देखना है।
मूल रूप से इसको इसलिए जाना जाता है कि यह कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। ठीक, ये दो प्रकार का, खुरदरा और सपाट। ठीक, खुरदरा जिसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या है, इसका मुख्य कार्य होता है क्या, उसको हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगला टॉपिक हमारा कोशिका में आ जाता है गोल्जी का। तो गोल्जी का क्या है, गोल्जी का गोल्जी का क्या कार्य है। गोल्जी का यह एक थैलीनुमा संरचना होती है कोशिका के अंदर। ठीक, यह जो है कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ इंटर करता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच मतलब कि जाने के लिए चाहता है, उसका गोल्जी का यही कार्य है कि उसको जाने के लिए ये फोर्स लगाता है, मतलब कि जाने के लिए देता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला कार्य जो है गोल्जी काय के द्वारा होता है। इसलिए गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक हवलदार बोला जाता है। अंतःकंकाल किसको बताएं, अंतःप्रद्रवी जालिका को, अ से अंतःकंकाल, अ से अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक हवलदार जो है कि गोल्जी काय को बोला जाता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बस इसमें हमको इतना ध्यान रखना है कि यह क्या कहलाता है, यह कोशिका का यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक हवलदार, हिंदी में लिख देते हैं ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक हवलदार कहलाता है। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, गोल्जी काय के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है लाइसोसोम। एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य देखिए क्या है। इसका निर्माण भी गोल्जी काय से ही होता है। इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका के अंदर बनने वाले जितने भी हानिकारक पदार्थ है उसको ग्रहण करके एंजाइम के माध्यम से उसको पाचन करना होता है। ठीक, कोशिका के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ हो गया, अंदर में हमारा शरीर का सबसे छोटा यूनिट कोशिका है। कोशिका के अंदर जो है कि आवाजाही के वजह से उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी इंटर कर जाते हैं। उस हानिकारक पदार्थ को पचाने का मुख्य कार्य लाइसोसोम का होता है। लेकिन यह हानिकारक पदार्थ जो है कभी कभी फट जाते हैं कोशिका के अंदर और कोशिका को जो है कि नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जो है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। और ये फटने वाली क्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज डी टूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, WBC हमारे शरीर में जो है कि ब्लड 3 प्रकार का होता है, एक RBC रेड ब्लड सेल, एक WBC व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है प्लेटलेट्स। तो पूछा जाए कि लाइसोसोम की संख्या सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल की कोशिका जो है उसमें लाइसोसोम की संख्या सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो लाइसोसोम के बारे में मैंने क्या बताया कि लाइसोसोम जो है कि आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहलाती है। खोजकर्ता की बात अगर तो की जाए तो इसका डी डुबे वैज्ञानिक का नाम है। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम की मात्रा सर्वाधिक जो होता है WBC की कोशिका में होता है। ठीक, लाइसोसोम के बारे में हमको इतना जानना है। उसके बाद आता है एक रिक्तिका। हम कोशिका का फर्स्ट क्लास ही लिए थे तो ये सब चीज बता दिए कि लाइसोसोम क्या है, रिक्तिका कहाँ पर इसका पोजीशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, रिक्तिका के बारे में बताते हैं। रिक्तिका नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि रिक्त मतलब कि खाली जगह को ही रिक्तिका बोला जाता है। तो यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाली टोनोप्लास्ट एक होता है झिल्ली, उससे घिरी हुई होती है। और कोशिका के अंदर जितने भी खाली जगह हो गया वही रिक्तिका कहला जाएगा। इसलिए जो है कि कोशिका का स्टोर रूम, अगर पूछा जाए कि कोशिका का स्टोर रूम किसे कहा जाता है, तो कोशिका का स्टोर रूम रिक्तिका को बोला जाता है। और रिक्तिका, एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका का पादप कोशिका में बहुत बड़ा जगह होता है और जंतु कोशिका में इसका जो है कि जगह छोटा होता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका हो जाएगा। और जंतु कोशिका में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो केंद्रक को माना जाता है। इसको इस तरह से आप लोग एक चीज, मतलब कि ये तो लॉजिकल नहीं है लेकिन याद करने का हम ट्रिक थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं कि पेड़ पौधा को जब आप काटते हैं तो उसमें देखते हैं खाली ही खाली जगह होता है, उसमें कोई किडनी, लीवर, फेफड़ा ये सब चीज तो आप नहीं देखते होंगे।
इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि उसमें खाली है, कुछ नहीं है, ना ही हृदय है, ना ही आंत है, ना ही छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फेफड़ा किडनी कुछ भी नहीं है, इसलिए पूरा खाली है। तो खाली जगह सबसे ज़्यादा किस में होगा? पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा का सबसे बड़ा कोशिका का भाग जो होगा वो रिक्तिका होगा। और जीव जंतु जितने भी है उसमें टोटल का टोटल अंग मौजूद रहता है, इसलिए जो है कि सबसे बड़ा कोशिका का अंग जीव जंतु में कौन हो जाएगा? वो केंद्रक हो जाएगा, बीच वाला, सेंटर वाला भाग। ठीक, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा ही होता है, बस याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि रिक्तिका किसको बोला जाता है और क्या है। तो रिक्तिका जो है कि रिक्तिका के बारे में बताएं कि कोशिका का स्टोर रूम कहलाता है रिक्तिका। ये जो है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। और जंतु कोशिका के अगर बारे में पूछा जाए कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो केंद्रक है। रिक्तिका के बारे में हमें इतना जानना। उसके बाद राइबोसोम के बारे में हम लोग जान देते हैं कि राइबोसोम क्या है। हम बताए थे कि अंतःपरद्रव्य जालिका में जो है कि बूंद बूंद वाला आकार का जो होता है उसी को राइबोसोम बोला जाता है। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग देखिए। राइबोसोम का क्या कार्य है? इसका कार्य जो है कि डीएनए से प्राप्त सूचना जो होता है ना, हमारे शरीर में गुणों का निर्धारण किस तरह से होता है। डीएनए सूचना जो है राइबोसोम को भेजती है, और राइबोसोम जो है कि जिस प्रकार का सूचना डीएनए के द्वारा आया है उसी के अनुसार वो प्रोटीन का निर्माण करेगा और हमारे अंदर गुण का निर्धारण वैसा ही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए राइबोसोम को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है। इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण करने की एक फैक्ट्री होता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है कि प्रोटीनों का निर्माण करना, इसलिए जो है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या फिर कोशिका का इंजन इसको कहा जाता है। इसकी खोज जो है कि पोलेडे, एक वैज्ञानिक का नाम है, पोलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70 एस राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना जीव होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जितने भी जीव हैं एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीवों का शरीर जो है उसमें गुणों का निर्धारण 70 एस राइबोसोम के द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक मतलब कि जिसको बहुकोशिकीय जीव बोल सकते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ एस का कहने का मतलब हुआ कि ये एक अवसादी गुणांक होता है जो कि प्रोटीन निर्माण किस प्रकार से करना है नहीं करना है उसका इसमें जो है कि संचालन होता है। ठीक, 70 एस जो है कि सरल प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है, 80 एस जो है कि जटिल निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये राइबोसोम के बारे में मैंने क्या बताया, यह जो है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या फिर कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन इसको बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है प्रोटीनों का निर्माण करना, प्रोटीनों का निर्माण करना। उसके बाद मैंने बताया कि इसकी खोजकर्ता जो पोलेडे नामक वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता जो है पोलेडे, पोलेडे एक साइंटिस्ट का नाम है। दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला मैंने बताया एक होता है 70 एस राइबोसोम, एक मैंने बताया 80 एस राइबोसोम। 70 एस राइबोसोम जो है यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 80 एस जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है। पहला क्लास में मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक जिसमें एक कोशिका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, जिसमें बहु कोशिका पाया जाता है यूकैरियोटिक। ठीक, इतना हमने देख लिया किसके बारे में, इसके बारे में राइबोसोम के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे तारक का या सेंट्रोसोम क्या है। तो सेंट्रोसोम जो है कि इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं, इसमें सिर्फ यह देखना है कि यह कोशिका विभाजन में जो है कि भाग लेता है, और यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में इसका कोई काम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम के बारे में बस इतना लिख लीजिए आप लोग। सेंट्रोसोम या तारक का इसी को बोला जाता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या तारक का यह सिर्फ
जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। बस इसके बारे में इतना जानना है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या चीज होता है? केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण करता है, इसको जो कि कोशिका को कंट्रोल करने वाला कोई है तो केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर मैंने बताया था कि जो है कि डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है, इसके पहले मैंने बता चुका हूँ, ठीक। तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो इसको देख लीजिए, केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण करता मतलब कंट्रोल करने वाला। केंद्रक के अंदर जो है क्या क्या चीज पाया जाता है? एक गुणसूत्र हो जाता है, और एक डीएनए हो जाता है, और एक आरएनए, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इतना हमको जानना है। और केंद्रक का खोज अगर पूछ ले तो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, तो खोज भी लिख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके आगे हम देखते हैं गुणसूत्र क्या चीज है। इतना स्पीड में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि टाइम बहुत कम रहता है और बताना बहुत चीज होता है। तो देखिए, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया। अब देखिए आप लोग गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या कार्य है? क्रोमोसोम की खोज बोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और क्रोमोसोम का ही मुख्य कार्य होता है कि शरीर में जो है किसी जीव में किस प्रकार का गुण होगा। अब किसी में पागल वाला लक्षण आ जाता है तो उसी में बहुत अच्छा गुणों का निर्धारण होता है, किसी में जो है कि कुछ और गुण उत्पन्न हो जाती है। तो गुण का जिस तरह से भी शरीर में निर्धारण होता है उसका काम होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र के कारण ही शरीर में गुणों का निर्धारण होता है। और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे जीन कहते हैं। और जीन जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है म्यूटॉन, एक होता है रिकॉन, ठीक। तो इसमें हमको इतना ही जानना है। उसके बाद जो है कि हम देखेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना एकदम अच्छे ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से, और उसको हम एकदम अच्छा से देखेंगे, जिसमें कि एकदम आपको एक बार में ही एकदम पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि डीएनए की संरचना क्या है, आरएनए का संरचना क्या है। तो सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। गुणों का निर्धारण, गुणसूत्र की छोटी इकाई अगर जो पूछ ले तो क्या है, तो छोटी इकाई जो है कि जीन को माना जाता है। इसकी खोजकर्ता की अगर बात किया जाए, खोजकर्ता बोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद इसमें हम इतना देखेंगे। अब जो है कि हम आगे देखेंगे कि सबसे कम अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे कम गुणसूत्र किसका होता है, तो सबसे कम गुणसूत्र जो है एस्केरिस, एक जंतु का नाम है, एस्केरिस में पाया जाता है। एवं सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या किसमें पाई जाती है, तो औला केन्या एक जीव है उसका होता है, ठीक। तो सबसे कम गुणसूत्र जो है एस्केरिस, जिसकी संख्या 2 है। और सबसे अधिक गुणसूत्र की बात अगर किया जाए, सबसे अधिक गुणसूत्र जो होता है वो किसका होता है, औला केन्या एक जीव का नाम है, औला केन्या का होता है, ठीक। अब इतना हम इसको देख लिए बायोलॉजी का, अच्छे से देखें, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रिवाइज करके, एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की क्लास में डीएनए, आरएनए के संरचना और इसके गुणों के बारे में बढ़िया से एकदम देखेंगे, मजा आ जाएगा। इसलिए आप लोग लगातार देखते रहिए। मैं डेली प्रतिदिन जो है कि 2-2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आप लोग बने रहिए। थैंक यू।